हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का परिचय की बात कर रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा। इंटरेस्टिंग भी है, हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बन जाएगी, तो बेस हमारा काफी अच्छा बन जाएगा। तो बात करना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो नाम आते हैं हमारे आधुनिक अर्थशास्त्र में, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, वो थे एडम स्मिथ। ये स्कॉटिश थे। स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड में हुआ करते थे। स्कॉटलैंड के बहुत सारे लोगों का पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, यहाँ तक कि बाकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा योगदान रहा है ना। जो हम लोग पक्की सड़कें देखते हैं, मैकेडेमन्स रोड भी बोलते हैं उनको, ठीक है, तो वो भी वहीं से आया था। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, खासतौर से जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद से बहुत सारे स्कॉटिश स्कॉलर्स रहे हैं। तो उन्हीं में से एक ये भी थे। इनका क्या सीन था, ये ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। और किसके प्रोफेसर थे? फिलॉसफी पढ़ा हुआ था, दर्शन पढ़ा हुआ था। और पहले दर्शन जैसे विषय चला करते थे, अभी भी चलते हैं, लेकिन अलग अलग, जैसे अभी बहुत सारी ब्रांचेस बन करके आ गई ना, पहले उस तरह की ब्रांचेस नहीं हुआ करती थी। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जो इस विषय को जन्म देने वाली किताब थी, ठीक है, और उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, मतलब किसी देश में पैसा होता है तो क्यों होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है, तो उसके बारे में इन्होंने इंक्वायरी की और उसी को इन्होंने किताब लिखी। तो अगर अर्थशास्त्र विषय पर कोई किताब बोला जाए, उस किताब ने ही एक नया विषय बना दिया। ठीक है, ये लोगों को, उससे पहले लोग देखते नहीं थे कि अच्छा इस तरह से भी चीजों को देखा जा सकता है। और इसमें वो एक बात लिखते हैं, वैसे मुझे खाना खाना है अभी, तो खाना खाने के लिए मैं क्या खाऊंगा, उसमें रोटी खाऊंगा, सब्जी खाऊंगा, और दाल भी हो सकती है, जो भी हो सकता है मेरे घर में कोई खाना बनाने वाला इंसान है। तो अब क्या होगा, इनका ये कहना था कि मुझे खाना खाना है, तो मेरा खाना इस बात पर नहीं आता है कि जो गेहूं पैदा करने वाला किसान है वो मेरे ऊपर मानवता की वजह से कुछ दया दृष्टि कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही जो मेरे लिए भोजन बना करके तैयार कर रहा है वो भी दया दृष्टि कर रहा है, ऐसा नहीं है। अपनी मम्मी को मत बोलना, थप्पड़ पड़ जाएगा, है ना। लेकिन एडम स्मिथ साहब ने ऐसा बोला था। अब ऐसे ही जो सब्जी बेचने वाला इंसान है वो भी आपकी मानवता के लिए दया दृष्टि नहीं कर रहा है। हर इंसान इस प्रोसेस में, गेहूं उत्पन्न करने वाले से सब्जी उत्पन्न करने वाला किसान, साथ में सब्जी बेचने वाला जो सब्जी विक्रेता है वो, और ऐसे ही जो मसाले मैंने खाए तो वो दुकानदार है वो, हर तरह का जो काम हुआ है ना, खाना खाने में भी मुझे खाना इसलिए मिल रहा है क्योंकि हर इंसान अपने अपने फायदे का काम कर रहा है। ठीक है, गेहूं उत्पन्न करने वाले को लग रहा है कि वो गेहूं की अच्छी फसल करेगा तो उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। सब्जी बेचने वाले को लग रहा है कि सब्जी बेचेंगे तो उसका रोजगार चलेगा, उसको रोटी मिलेगी, उसका भी खाना पीना हो जाएगा क्योंकि उसको पैसे मिल जाएंगे। तो हर इंसान इस प्रोसेस में अपना अपना फायदा देख रहा है। क्या कर रहा है? अपना अपना फायदा देख रहा है। तो इसी विचार को इन्होंने जब सीधे सीधे इस तरह से लिखा हुआ था, तो उसी को हम लोग फ्री मार्केट्स की बात करते हैं। और उस विचार को कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि अगर सारे लोग अपना अपना भला सोचने लगे ना, तो अर्थशास्त्रियों को देश का कलेक्टिवली भला सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर सब लोग अपना अपना भला कर रहे होंगे तो देश का भला खुद से हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। इनकी बात से कुछ इस तरह का कंक्लूजन निकल करके आया, ठीक है, कि यदि प्रत्येक बाजार में क्रेता और विक्रेता क्या करें, अपने निजी हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेने लगे, तो अर्थशास्त्रियों को देश के कल्याण के बारे में अलग से सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोग अपने अपने फायदे से काम करो तो समाज का अच्छा अपने आप हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कह दिया। ठीक, अच्छा, फिर क्या हुआ, क्या ऐसा वास्तव में सच है? एक मूवी आई थी न्यूटन, मैंने शायद पिछले वीडियो में भी उदाहरण दिया था, उसमें भी संजय मिश्रा जी राजकुमार राव को उनकी इलेक्शन में ड्यूटी की ट्रेनिंग के टाइम पर ऐसी एडवाइस देते हैं कि आप ज्यादा सोचो नहीं, देश का अच्छा क्या होगा, आप अपना काम करो, अपना काम अच्छे से करोगे, सारे लोग अपना अपना काम अच्छे से करने लगेंगे तो देश का कल्याण हो जाएगा। यहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग की बात है, यहाँ पर आर्थिक निर्णय लेने की बात है। तो इन्होंने ऐसा बोला, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने रियलाइज किया, हम लोगों ने मतलब बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने और जो स्कॉलर्स उन लोगों ने रियलाइज किया कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन्होंने क्या बोला हुआ था, इन्होंने बोला हुआ था कि अगर प्रत्येक बाजार में, ठीक है, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए बाजार होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन्होंने ये बात सोची नहीं थी, लेकिन बाद में इकोनॉमिस्ट लोगों ने क्या सोचा, ये तीन तरह की समस्याएं आ गई। पहला तो है कि बाजार अनुपस्थित है। बाजार होता क्या यार, क्या होता है बाजार? बाजार ये होता है कि जहां पर एक सामान बेचने वाला है और एक खरीदने वाला है। मुझे सब्जी खरीदनी थी तो मैं भी बाजार का हिस्सा बना रहा हूं क्योंकि मैं उपभोक्ता हूं। बेचने वाला विक्रेता है जो सब्जी बेचने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन मान लीजिए
मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि यार देश में सुरक्षा रहे। ठीक, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि देश की सुरक्षा रहे, आपको भी चाहिए। लेकिन क्या मैं देश की सुरक्षा के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूं? सोचिए, आप सोचिए, सोच करके देखिए। अगर मान लीजिए मेरी मेरी इनकम है 10,000 रुपए, आपकी इनकम है 5,000 रुपए, और मुकेश अंबानी साहब की इनकम है मतलब इनकम तो उतनी ज्यादा नहीं है, बट हाँ वेल्थ उनके पास कई लाख करोड़ की भी है। अब मुकेश अंबानी साहब को भी लगता है कि देश में सुरक्षा होनी चाहिए, मुझे भी लगता है देश में सुरक्षा होनी चाहिए, और आपको भी लगता है सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन मुकेश अंबानी साहब के पास पैसा देने के लिए बहुत ज्यादा संपदा है, तो मैं तो ये सोचूंगा यार कि मैं क्यों दूं, अंबानी साहब ही दे देंगे, मेरे मुझे देने का फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप सोचोगे कि यार मुझसे ज्यादा तो सर के पास पैसा है, या मुझसे ज्यादा सर कमा रहे हैं, अभी तो मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं, तो सर ही पैसा दे देंगे, मैं क्यों दूं। अगर मैं नहीं भी दूंगा, समझ रहे हैं, मैं नहीं भी दूंगा और हमारे देश की आर्मी तैयार हो जाती है, तो मुझे तो सुरक्षा मिल ही रही है। आप समझ रहे हो? तो ये क्या होता है कि जो लोग किसी तरह की सुविधा के लिए पैसे नहीं भी दे रहे हैं ना, उनको भी आप एक्सक्लूड नहीं कर पाओगे। एक बार देश की आर्मी आ गई तो उसकी जो सेवा है वो सारे लोगों को मिल रही है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान से सुरक्षा अगर हमारे देश की हमारी आर्मी कर रही है तो सिर्फ मेरी सुरक्षा थोड़ी कर रही है, आपकी भी कर रही है, अंबानी की भी कर रही है, सबकी कर रही है। तो वो जो हमारे देश की आर्मी है, ऐसी कोई सुविधा के लिए मैं पैसे देने जाऊंगा ही नहीं। मैं क्यों दूंगा? मैं सोचूंगा कि यार मुझसे ज्यादा पैसे देने वाले लोग हैं, ये लोग दे। ठीक, तो कई चीजें ऐसी होती है, इनको हम लोग बोलते हैं पूरी तरह से पब्लिक गुड। ऐसे ही पुलिस है। अब पुलिस, मैं ये चाहता हूं कि यार मैं रात में सोऊं तो ऐसा ना हो जाए कि रात में आ जाए कोई भी आकर के मुझे मार तोड़ करने लगे, मेरा घर तोड़ दे। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? पुलिस होनी चाहिए। देश के अंदर भी सुरक्षा की भावना होनी चाहिए सारे लोगों में। ऐसा ना हो कि रात में मैं निकलूं तो कहीं पर चोरी चपाटी हो जा रही है। तो अब पुलिस के लिए भी मैं तो पैसे नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मेरा अकेले पैसे देने से अगर पुलिस आ जाती है तो बाकी सारे लोग जो पैसे नहीं दे रहे उनको भी फायदा मिलेगा। तो मैं सोचूंगा कि मैं क्यों दूं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं फ्री राइडर्स। अगर मैं किसी सुविधा के लिए पैसे दे रहा हूं तो बाकी लोग भी आ जाएंगे। तो जो इस तरह की चीजें होती है ना, उनके लिए क्या होता है ना, कोई भी पैसे देने वाला इंसान नहीं होता है। वहां पर हमें एक अलग तरह का स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जहां पे आ जाती है सरकार की बात। ठीक, तो पूरी तरह से आर्थिक निर्णय लेकर के डिसाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या हो जाता है कि कई जगह पर बाजार जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि खरीदने वाले ही नहीं है, लोग पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको फायदा तो सारे लोगों को मिलेगा, तो कोई क्यों दे? कोई भी अगर बना देगा तो सबको फायदा मिलेगा। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि मार्केट फेल कर जाता है। तो मार्केट फेलियर किसको बोलते हैं? हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा हुआ था कि जो भी आपका इक्विलिब्रियम प्राइस होता है उस पर हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को अचीव कर लेते हैं। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी कि संतुलन मात्रा वो होती है जितनी मांग हो रही है उतनी ही पूर्ति हो रही है, तो आपको संतुलन प्राइस उस पर मिल जाता है और उतना आप बना करके चलो, तो मार्केट क्या रहता है? इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता नहीं है, तो ऐसा भी नहीं हो रहा होता है। इस वजह से भी क्या हो जाता है, ये भी आपका दूसरा कारण बन जाता है। और तीसरा कारण क्या है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम आर्थिक उद्देश्यों को ही सबसे आगे क्यों रखें? बताइए। जैसे महात्मा गांधी जी ने बोला था एक जगह पर, मशीनीकरण को लेकर के बात कही थी कि जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, जहां पर बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है, उसकी जगह अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हो, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीकी जिसमें बहुत ज्यादा लेबरर्स की जरूरत नहीं है, तो आप अगर ऐसे देश में ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हो जहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, और आप ऐसी मशीन लगा रहे हो कि अरे इसमें तो बहुत ही कम लोग काम करेंगे तब भी काम चल जाएगा, तो हमें ज्यादा लेबरर्स को रखने की आवश्यकता नहीं है, तो महात्मा गांधी जी कहते थे कि फायदा क्या है? वो मशीन तो बहुत सारे लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दे रही है। तो वहां पर उनका जो एक मानवीय एस्पेक्ट था वो बहुत आगे आ जाता था। ऐसे में ही क्या होता है कि हर समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सामाजिक लक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहां पर आप इकोनॉमिक्स को पीछे कर दोगे, वहां पर आर्थिक लक्ष्यों को पीछे कर दिया जाएगा। और ऐसा भारत जैसे जो विकासशील देश है वहां पर बहुत ज्यादा आवश्यकता भी होती है। जैसे बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार है भारत में, और बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस हम लोग बोलते हैं, है ना, राशन वाला सिस्टम रहता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें लोगों को राशन कार्ड मिलता है, अंत्योदय भी होता है, फिर बीपीएल कार्ड भी रहता है, पीले रंग का और हरे रंग का, ऐसे अलग अलग रंग के कार्ड चलते हैं जिसमें लोगों को बहुत सस्ते में भोजन दिया जाता है। अगर ये ना किया जाए तो भारत में बहुत सारे लोग गरीबी से मर सकते हैं, या भुखमरी से मर सकते हैं, या इतना ज्यादा झारखंड का एक केस हुआ था, एक लड़की थी जो चावल कहते कहते मतलब भूख से मर गई थी, थोड़े दिन पहले का केस है, 2-2.5 साल हो गए, तो उस पर काफी राजनीतिक बवाल भी हुआ देश में। लेकिन कितनी दुख की बात होगी कि कोई इंसान पैसे ना होने की वजह से मर जा रहा है, और मार्केट क्या करेगा? मार्केट तो ये बोलेगा कि भैया आपके पास पैसा है तो आप ले लो, गेहूं मेरे पास रखा हुआ है ना, लाला की दुकान है, आपको लेना है तो आप पैसे नहीं दे पा रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सामाजिक लक्ष्य हमारा यह भी है कि देश में कोई भी भुखमरी से नहीं मरना चाहिए।
आ रही है आपको बात समझ में? ऐसे ही बहुत सारे पब्लिक गुड्स हैं, आपकी शिक्षा मेरे लिए बेनिफिशियल है। आप शिक्षित होंगे तो कल दंगे नहीं करेंगे, है ना? आपसे दंगा कम करने की उम्मीद रहेगी। अभी कई शिक्षित लोग भी इस तरह की बेवकूफियां करते हैं, अनफॉर्चुनेटली दुखद है। लेकिन बहुत सारी चीजें आप ऐसी भी कर सकते हैं कि कोरोना वायरस जैसा कोई वायरस आया हुआ जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, तो आप उसके लिए वैक्सीन बना सकते हैं। आप बड़े होकर के डॉक्टर बन सकते हैं और समाज की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। आप बड़े होकर के कुछ भी बन सकते हैं जिससे समाज की सेवा हो रही है। तो आप अगर शिक्षित होंगे तो आपका वो सब कर पाने का पोटेंशियल जो है वो आप अचीव कर पाएंगे। आप अपनी योग्यता को हासिल करके समाज को सेवा दे पा रहे होंगे, इसलिए आपका शिक्षित होना मेरे लिए भी फायदेमंद है। तो समाज में जो पूरे समाज का रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कौन सा है? सरकार है, गवर्नमेंट है। स्टेट बोलते हैं उसको, नेशनल स्टेट बोलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ चुनी हुई सरकार को छोड़कर के न्यायालय और हमारा पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर है वो भी आ जाता है। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो नेशन स्टेट है, और नेशन स्टेट को क्या पता है कि शिक्षा सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा वहां पर जो पैसे नहीं भी दे पा रहे आप उनको भी शिक्षा दोगे। तो प्राथमिक शिक्षा है, अब तो राइट टू एजुकेशन के साथ साथ अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें और ऊपर तक सारे लोगों को पढ़ाई कराने का कम से कम विचार विमर्श करके उसको हमने अपनी योजना में रखा तो है कि हम सारे लोगों को दे पाएंगे। और पहले भी कक्षा 8 तक की बात की गई थी जो राइट टू एजुकेशन में था, और मिड डे मील की जैसी बात है। तो भले ही कई सारे लोग ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से पैसे नहीं दे पा रहे, बट हमें वो करना है क्योंकि एक समाज के रूप में हमारे वो सामाजिक लक्ष्य हैं। और भारत जैसे देशों में इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो जब इस तरह की चीजें आ जाती है ना, तो एडम स्मिथ साहब का ये बोलना कि हर इंसान अपने अपने बारे में अच्छा निर्णय लेता है तो देश का अच्छा हो जाएगा, वो चीज नहीं होती। ठीक है, तो उनका बोलना गलत था क्या? नहीं था। बहुत सारी जगह पर उनका बोलना सही है, सारी जगह पर सही नहीं है। सारी जगह पर कहां पर सही नहीं है? ये 3 जगह पर। एक जगह मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दूसरी जगह मार्केट एग्जिस्ट करता है लेकिन कभी इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा पाता, तो मार्केट फेलियर हो जाता है। और तीसरी बार होता है कि हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स, हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम उनको वरीयता दे देते हैं, जो भारत जैसे गरीब देश में और असमानता भरे देश में काफी महत्वपूर्ण भी है ना? लॉन्ग रन में हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए भी आवश्यक है। कई लोग ऐसी बात भी करते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा गरीबी और अमीरों का देश बना दो कि कुछ लोग बहुत अमीर है बाकी लोग बहुत गरीब है, तो यही गरीब लोग एक दिन अमीरों को की सुरक्षा और सबको खतरा हो जाएगा, और साथ में सारे लोग जो है वर्ग संघर्ष स्टार्ट कर देंगे। इस तरह की चीजें भी आती है, हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलाकर कुल मिलाकर के बात क्या है कि एडम स्मिथ साहब की जो बात है ना वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नया विषय बनाया और इसलिए इनको जो सम्मान मिलता है ना कि अर्थशास्त्र के आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब ये सारी बातें आएंगी ना तो हम लोग किन किन चीजों पर बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आ गई। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग किन किन चीजों की बात करते हैं? हम लोग टैक्सेशन की बात करते हैं, कराधान। क्यों? क्योंकि देश में जो सेना है उसको चलाने के लिए खर्चा होगा, जो सैनिक हैं, जो ऑफिसर्स हैं, कमीशन ऑफिसर्स, उनको सैलरी देनी होगी, हमें ट्रक्स की, टैंक्स की, अभी रफाल की बात हो रही थी, तो उसको ये सारी चीजें खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए। पैसा किसको चाहिए? सरकार को चाहिए। सरकार पैसा कहां से लाएगी? तो वो टैक्स लगाएगी। ठीक है, हमारे ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस भी होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होंगे ना, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, तो इस तरह की चीजें होंगी। तो कराधान जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र का एक विषय है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का एक एलिमेंट है। ऐसे ही बजट कैसा बनेगा? ठीक है, तो जो बजट पॉलिसीज है, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया जाए, शिक्षा में कितना दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रोड्स को कितना दिया जाए, रेलवे को कितना दिया जाए, क्या जल यातायात को बढ़ाने की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग पावर, जो थर्मल पावर स्टेशन है कोल बेस्ड, कोयले पर आधारित, उनकी जगह पर हम सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छी चीज है कि नहीं है? इस तरह की चीजें ये भी कौन निर्धारित कर रहा है? बजट नीति आ गई, तो ये भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे समाज या पूरे देश के लिए निर्णय ले रहे हैं इसमें। अच्छा, फिर क्या हो गया? मुद्रा पूर्ति में बदलाव, मनी सप्लाई कैसी है? जैसे नोटबंदी हुई थी ना, तो 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए थे, तो अचानक से मनी सप्लाई कम हो जाने से क्या क्या फर्क पड़ा, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले नहीं समझ में आता था मनी सप्लाई, तो हमारे यहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, हालांकि उसका जीडीपी में बहुत अच्छा इंपैक्ट तो नहीं रहा, एक तरह से नुकसान हुआ। जो उसके लक्ष्य सोचे गए थे, कई सारे लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए, इस तरह की रिपोर्ट्स बहुत सारी आई भी है, और हमें दिखता है उस तरह की चीजें। बट फिर भी उससे हमें समझ में क्या आया कि चलो कम से कम ये तो फायदा उठा लो कि मनी सप्लाई में चेंज हो रहा है, उसका क्या क्या फर्क पड़ रहा होता है, उसका थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा। फिर हमारे यहाँ पर आरबीआई है, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हर 2 महीने में रेपो रेट की बात करती है कि घटा रहे हैं या कम कर रहे हैं, उतनी ही रख रहे हैं। ठीक है, तो ब्याज दर, इससे क्या फर्क पड़ जाता है। फिर मजदूरी दर क्या रहती है, ठीक है, लोगों की वेज रेट्स क्या रहती है। तो मिनिमम वेज रेट का भी गेम चलता है कि अलग अलग पॉलिटिशियंस है, केजरीवाल साहब ने भी वेज रेट बढ़ा दी, मिनिमम वेज रेट, और मोदी साहब ने भी बढ़ा दी। तो मिनिमम वेज रेट बढ़ा देने का वास्तव में फायदा होता है या नुकसान होता है? तो एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होने की वजह से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, और ऐसे में आपको ये भी समझ में आ रहा होता कि वास्तव में किसकी पॉलिसीज ज्यादा अच्छी हैं, किसकी पॉलिसीज कम अच्छी हैं। और इकोनॉमिक्स पढ़ने के टाइम पर जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो हमारी बुक में पहले चैप्टर में होता था कि
क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसमें एक रीजन ये भी आता है कि आप एक इन्फॉर्म्ड वोटर बन सकते हैं, मताधिकार का आप और अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं अगर आपने इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से पढ़ा। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? रोजगार आ जाएगा। अभी देश में रोजगार की जो स्थिति काफी दर्दनाक चल रही है। थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी 45 वर्षों में सबसे ज्यादा हालत खराब है बेरोजगारी के दृष्टिकोण से, और अभी तो कोविड-19 के बाद से तो बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है, तो काफी ज्यादा समस्या चल रही है उस वाले एंगल पर भी। फिर आउटपुट लेवल कैसा है, जीडीपी ओवरऑल कैसी है, तो ये सारे वो चीजें हैं जो एक इंसान अकेला बैठ करके नहीं सोचता है ना। मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मजदूरी दर कितनी होगी, मैं ये नहीं सोचूंगा कि देश में ब्याज दर कितना आरबीआई बनाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है ना कि यहां पर निर्णय लेने वाले जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, यहां पर निर्णय लेने वाले लोग कौन है? एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट नहीं है। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब हर वो व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था जो किसी भी तरह का आर्थिक निर्णय ले रही है। तो आर्थिक निर्णय ले रहे, यहां पर कौन ले रहा है? यहां पर कुछ संस्थान ले रहे हैं, जिसमें सबसे आगे कौन है? हमारी सरकार है, जो एक तरह से राज्य का एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसको भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ऐसा कुछ बोलते हैं सेबी को हिंदी में। तो इसमें क्या रहता है? समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता कौन कौन है? ये वो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंडिविजुअल्स नहीं है। और इनका उद्देश्य क्या है इन लोगों का? जबकि हम लोग सोचिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता था कि कोई कंज्यूमर, कोई उपभोक्ता अपने लिए श्रेष्ठतम बंडल चुनने की कोशिश करता था जिससे कि उसका सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा हो जाए। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो निर्णय लेने वाले लोग हैं वो एक तो इंडिविजुअल्स नहीं है, और साथ में उनका उद्देश्य क्या है कि पूरे देश का भला हो, ठीक है, जनता का कल्याण हो। तो अब ऐसा कैसे हो पाएगा? एडम स्मिथ साहब ने तो बोला था कि सारे लोग अपना अपना अच्छा सोचेंगे, तो अपना अपना अच्छा सोचते सोचते क्या हो जाएगा? पूरे देश का अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें पता चला कि हमेशा ऐसा नहीं हो रहा होता है। तो हम लोग क्या क्या करते हैं ये समझिए। समष्टि अर्थशास्त्र का मूल है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक? क्यों? क्योंकि समष्टि बनाई सारी फैक्टर से है, ठीक है। अलग अलग फैक्टरीज में क्या हो रहा है, अलग अलग इंडिविजुअल्स का डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग से जो सामाजिक लक्ष्य है उनकी प्राप्ति नहीं हो रही होती, हम लोग दूसरी दिशा में जा सकते हैं जिसमें नुकसान भी हो जाए। अगर आप आर्थिक जो शक्तियां हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा महत्व देना स्टार्ट कर दोगे तो समाज टूट भी सकता है, ठीक? तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा राजनीतिक जो उद्देश्य है या सामाजिक उद्देश्य है वो वरीयता पा जाते हैं, और जिसमें गलत बात नहीं है। आप कलेक्टिवली पढ़ेंगे सारी चीजों को तो आपको समझ में आएगा कि वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शक्तियां होती है ना सामूहिक रूप से, उनमें परिवर्तन करने के लिए भी आप लक्षित नीतियां बना सकते हैं उनके विरोध में, कि लोग इस तरह की काम ना करें। आमतौर पर ऐसा काम करेंगे, लेकिन हम ऐसी पॉलिसीज लेकर के आ जाते हैं कि लोग इस तरह का काम ना करें। क्यों? जिससे कि हमारे किसी तरह के सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो। आ रही बात समझ में? सारी चीजें हम लोग एक एक करके जब समझेंगे डिटेल में तो आपको समझ आएगा। ये परिचयात्मक वीडियो है, चैप्टर ही पूरा परिचयात्मक है, नाम ही परिचय हमारे पहले चैप्टर का। तो उम्मीद है कि एडम स्मिथ साहब ने जो किया, ऐसा नहीं कि उनसे नाराज होने की जरूरत है। उन्होंने ये काम कब किया था भाई साहब? 1776 में, है ना। तो हमारे देश में तो बहुत ही हालत खराब हुआ करती थी, सती प्रथा थी हमारे यहाँ पर। 1829 में सती प्रथा को हटाने की बात की गई थी। तो हमारे देश में जब सती प्रथा चल रही थी उससे 50 साल पहले ये किताब लिख करके चले गए थे। तो इनको इस तरह से क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो चीजें बताई वो काफी जगह पर फिट भी हो रही होती है, ठीक है। तो इसके बाद इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जन्म होता है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स की एक नई ब्रांच निकल करके आती है जिसको हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र को लाने में एक जॉन मेनार्ड कीन्स नाम के इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उनका काफी बड़ा योगदान रहा। तो उनकी बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और साथ ही इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।